प्रोफेसर क्लासरूम की बोर्ड पर एक सवाल लिखता है, लेकिन यह कोई साधारण सवाल नहीं था। असल में जब MIT में नए छात्र आते हैं तो उन्हें मैथ्स का सबसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और उसे पूरा करने के लिए उन्हें पूरे एक सेमेस्टर का समय मिलता है। मेरा नाम विल है, मैं इसी कॉलेज में क्लीनिंग का काम करता हूँ। एक दिन काम करते करते मेरी नजर नोटिस बोर्ड पर लिखे उसी मुश्किल सवाल पर पड़ती है। यही वह सवाल था जो आज सुबह प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को दिया था, जिसे सॉल्व करने के लिए सबको 6 महीनों से भी ज्यादा का समय मिला था। उस रात जब मैं घर लौटता हूँ तो अचानक वही सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगता है। महज 5 मिनट के अंदर ही मैं पूरा सवाल सॉल्व कर देता हूँ। अगले दिन मैं चुपचाप कॉलेज पहुँचता हूँ और किसी की नजर पड़े बिना नोटिस बोर्ड पर उस सवाल का जवाब लिख देता हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि मुझे ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा। कॉलेज की नौकरी के अलावा ज्यादातर समय मैं अपने दोस्तों के साथ ही बिताता हूँ। एक दिन हम लोग बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं, तभी मेरी नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जो स्कूल के दिनों में मुझे तंग किया करता था। उसे देखते ही मेरे अंदर का पुराना गुस्सा फिर से जाग उठता है और मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ उसके सामने पहुंच जाता हूँ और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं उसे बुरी तरह पीट कर अपना बदला ले लेता हूँ। मेरे दोस्त मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। एक पुलिस अधिकारी मुझे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसी पर हमला कर देता हूँ और इसी वजह से मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर प्रोफेसर जेराल्ड को पता चलता है कि वह मुश्किल मैथ्स का सवाल किसी ने सॉल्व कर दिया है। वह तुरंत नोटिस बोर्ड के पास पहुंचते हैं और जवाब देखकर पुष्टि करते हैं कि सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। इसके बाद वह अपने सबसे होशियार स्टूडेंट्स से पूछते हैं, क्या यह सवाल तुम में से किसी ने सॉल्व किया है? लेकिन जब सभी इससे इनकार कर देते हैं तो प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं। कुछ ही समय में यह खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है और उनकी अगली क्लास पूरी भर जाती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह रहस्यमयी मैथ्स जीनियस है कौन। प्रोफेसर कहते हैं, जिसने यह सवाल सॉल्व किया है वह सामने आ जाए। जब कोई भी सामने नहीं आता तो प्रोफेसर जेराल्ड बोर्ड पर एक और मैथ्स का सवाल लिख देते हैं। वह पूरी क्लास से कहते हैं, इस सवाल को हल करने में मुझे खुद पूरे 2 साल लगे थे और उन्हें पूरा यकीन था कि पहला सवाल हल करने वाला जीनियस भी इसे इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसी समय मुझे जेल से रिहा कर दिया जाता है। मैं वापस कॉलेज में अपनी क्लीनिंग की नौकरी पर लौट आता हूँ। तभी मेरी नजर बोर्ड पर लिखे नए सवाल पर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए मैं उसे सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। तभी अचानक प्रोफेसर जेराल्ड अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और मुझे बोर्ड पर लिखते हुए देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे रोकने के लिए मेरी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अपनी तरफ आता देखकर मैं घबरा जाता हूँ और वहाँ से भाग जाता हूँ। बाद में जब प्रोफेसर बोर्ड देखते हैं तो वह सवाल जिसे हल करने में उन्हें पूरे 2 साल लगे थे, मैं कुछ ही समय में सॉल्व कर चुका होता हूँ। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वही रहस्यमयी मैथ्स जीनियस मैं हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ और हम सब एक बार में जाकर कुछ ड्रिंक्स पीते हैं। तभी हमारी नजर पास बैठी कुछ खूबसूरत लड़कियों पर पड़ती है। मेरा दोस्त चकी उनके पास जाता है और उनसे बात करना शुरू कर देता है, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। वह झूठ बोलता है कि वह MIT में पढ़ता है और एक जीनियस है। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी उसकी बात बीच में रोक देता है और उससे पूछता है कि वह किस क्लास में पढ़ता है। चकी पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है कि वह हिस्ट्री पढ़ता है। ये सुनते ही उस आदमी को समझ आ जाता है कि चकी झूठ बोल रहा है। वह हिस्ट्री से जुड़े मुश्किल सवाल पूछकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन चकी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता और वह पूरी तरह चुप हो जाता है। अपने दोस्त की बेइज्जती होते देखकर मैं खुद उसके सामने आ जाता हूँ। मेरी याददाश्त कमाल की है। मैं जो भी एक बार पढ़ लेता हूँ उसे कभी नहीं भूलता। मैं पूरी सच्चाई और ठोस तथ्यों के साथ उसके हर सवाल का जवाब देता हूँ और कुछ ही देर में उसकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद मैं उसका मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ कि वह बस किताबों की बातें ऐसे दोहरा रहा है जैसे किसी ने उसे रटवा दिया हो। मैं उसे यह भी बताता हूँ कि जिस ज्ञान के लिए वह हजारों डॉलर खर्च कर रहा है वही ज्ञान मैंने एक पब्लिक लाइब्रेरी से बिल्कुल मुफ्त में हासिल किया है। यह सुनकर वह शर्मिंदा और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद लड़कियों में से एक, जिसका नाम स्काइलर था, मेरे पास आती है। वह मेरी समझदारी और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर मुझे अपना फोन नंबर देती है और कहती है कि कभी उसे कॉल जरूर करूं। थोड़ी देर बाद मैं मजाक में उसका फोन नंबर उसी आदमी को दे देता हूं जो कुछ देर पहले खुद को बहुत समझदार साबित करने की कोशिश कर रहा था। उधर प्रोफेसर जेराल्ड उस क्लीनर की तलाश में लगे रहते हैं जिसने उनका नामुमकिन मैथ्स का सवाल सॉल्व किया था। पूछताछ करने के बाद आखिरकार उन्हें मेरा पता मिल जाता है और वह सीधे मेरी कोर्ट की सुनवाई में पहुंच जाते हैं, जहां मुझ पर एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने का मुकदमा चल रहा होता है। मैं जज के सामने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि खुद का बचाव कर सकूं, लेकिन जज मुझे याद दिलाते हैं कि पहले भी मेरे खिलाफ चोरी और हिंसा के कई मामले दर्ज हैं और वह पुलिस अधिकारी पर हुए हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आखिरकार मुझे जेल की सजा सुना दी जाती है और मेरी जमानत $4 लाख तय की जाती है। इतनी बड़ी रकम न दे पाने की वजह से मुझे फिर से जेल भेज दिया जाता है। जेल के अंदर प्रोफेसर जेराल्ड मुझसे मिलने आते हैं और मेरे सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रोफेसर जेराल्ड मुझे बताते हैं कि उन्होंने जज से बात कर ली है और वह मुझे जेल से बाहर निकलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे उनकी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, मुझे प्रोफेसर जेराल्ड के साथ एडवांस्ड मैथ्स की पढ़ाई करनी होगी और दूसरी शर्त, मुझे नियमित रूप से काउंसलिंग सेशंस में भी जाना होगा। यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ, लेकिन जेल में रहना भी नहीं चाहता, इसलिए मेरे पास उनकी दोनों शर्तें मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता।
था। कुछ समय बाद मैं प्रोफेसर जेराल्ड के साथ मैथ्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मेरी असाधारण बुद्धिमानी और मुश्किल से मुश्किल सवाल सुलझाने की क्षमता देखकर प्रोफेसर जेराल्ड भी हैरान रह जाते हैं। दूसरी शर्त के मुताबिक मुझे अलग अलग थेरेपिस्ट से भी मिलना पड़ता है, लेकिन मैं उनमें से किसी के सामने भी खुलकर बात नहीं करता। उल्टा मैं हर थेरेपिस्ट का मजाक उड़ाने लगता हूँ और अपनी समझदारी से उन्हें ही चुप करा देता हूँ। उनसे मिलने से पहले मैं उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ लेता हूँ और फिर उन्हीं की थ्योरीज उनके खिलाफ इस्तेमाल करता हूँ। आखिर में प्रोफेसर जेराल्ड अपने पुराने दोस्त सीन मैकग्वायर से मदद मांगते हैं, जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। शुरुआत में सीन साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके पास इस सब के लिए समय नहीं है। तब प्रोफेसर जेराल्ड उन्हें बताते हैं कि यह लड़का सच में बहुत खास है और अगर इसे सही रास्ता नहीं मिला तो ये अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर देगा। ये सुनने के बाद आखिरकार सीन मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैं उनके साथ भी वही करता हूँ जो अब तक बाकी सभी थेरेपिस्ट्स के साथ करता आया था। मैं पहले ही उनकी किताब पढ़ चुका होता हूँ और उसी में लिखी उनकी थ्योरीज का इस्तेमाल करके मैं उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन सीन बिल्कुल शांत रहते हैं। वह मुझसे बड़े आराम से और बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करते हैं। न तो वह मुझसे कोई निजी सवाल पूछते हैं और न ही मेरे अतीत के बारे में जानने की जबरदस्ती करते हैं। तभी मेरी नजर सीन की बनाई हुई एक पेंटिंग पर पड़ती है। मैं उस पेंटिंग को और पास रखी कुछ आर्ट की किताबों को ध्यान से देखने लगता हूँ। फिर मैं सीन की जिंदगी को लेकर बेपरवाही से टिप्पणी करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन सीन मेरी ज्यादातर बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देते। फिर अचानक मैं उनकी पत्नी का जिक्र छेड़ देता हूँ। उनका नाम सुनते ही सीन के चेहरे का रंग बदल जाता है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बस फिर क्या था, मैं बार बार उनकी पत्नी की बात छेड़ने लगता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनकी पत्नी यहाँ क्यों नहीं है और ताना मारते हुए कहता हूँ कि शायद वह उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई होगी। इतना सुनते ही सीन अपना आपा खो बैठते हैं। वह गुस्से में मेरा गला पकड़ लेते हैं और सख्त लहजे में चेतावनी देते हैं कि आज के बाद उनकी पत्नी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। मैं बिल्कुल शांत रहते हुए बस इतना कहता हूँ कि सेशन का समय खत्म हो गया है। सीन मेरा गला छोड़ देते हैं और मैं वहां से निकल जाता हूँ। सीन का गुस्सा देखकर प्रोफेसर जेराल्ड को लगता है कि अब काउंसलिंग यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन सीन सबको हैरान कर देते हैं। वह कहते हैं कि वह मेरी काउंसलिंग आगे भी जारी रखेंगे और प्रोफेसर जेराल्ड से कहते हैं कि अगले हफ्ते से मुझे नियमित रूप से उनके पास भेजते रहें। उस मुलाकात के बाद मैं स्काइलर के साथ एक डेट पर जाता हूँ। वहीं मुझे पता चलता है कि स्काइलर एक बहुत ही अमीर परिवार से है और वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं और उनकी यह मुलाकात एक खूबसूरत शाम में बदल जाती है। हमारी पहली डेट के आखिर में हम दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले हफ्ते जब मैं फिर से सीन से मिलने पहुंचता हूं, तो वह इस बार बाहर चलकर बात करने का सुझाव देते हैं। वह मुझे एक पार्क में ले जाते हैं और वहीं मुझसे गंभीर बातचीत शुरू करते हैं। सीन कहते हैं कि पिछली मुलाकात में मैंने जो कुछ भी कहा था उसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा। फिर वह बताते हैं कि उस दिन मैं एक ऐसे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था जो खुद अपनी बातों का मतलब भी पूरी तरह नहीं समझता। वह यह भी कहते हैं कि कई बार मैं लोगों के साथ बहुत रूखा व्यवहार करता हूँ। सीन कहते हैं कि वह समझते हैं मैं किसी के सामने खुलकर बात क्यों नहीं करना चाहता। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह मेरा डर है। वह मुझे समझाते हैं कि अगर मैं कभी ईमानदारी से अपनी बातें नहीं कहूंगा तो एक दिन अपनी जिंदगी की अच्छी चीजें भी खो दूंगा। अगले दिन मैं अपने दोस्त चकी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जाता हूँ। वहीं मैं स्काइलर को फोन करता हूँ, लेकिन इस बार वह मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बात करती है और ज्यादा बात करने से भी हिचकिचाती है। मेरे तीसरे थेरेपी सेशन में न मैं कुछ बोलता हूँ और न ही सीन। पूरा 1 घंटा हम दोनों खामोशी में बैठे रहते हैं। चौथा सेशन भी ठीक इसी तरह शुरू होता है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। आखिरकार मैं ही एक मजाक सुनाकर वह खामोशी तोड़ देता हूँ। सीन इसे एक अच्छा संकेत मानते हैं और बड़े आराम से मुझसे पूछते हैं क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं उन्हें स्काइलर के बारे में बताता हूँ और कहता हूँ कि हमारी पहली डेट बहुत शानदार रही थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच मुश्किल से ही बात होती है। जब सीन इसकी वजह पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि स्काइलर मेरे लिए बहुत अच्छी है। मुझे लगता है अगर यह रिश्ता आगे बढ़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। मुझे डर है कि एक दिन उसे भी एहसास हो जाएगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। सीन मुझे समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी से बेहतर या बदतर नहीं होता। हर किसी के अंदर कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां भी। आखिर में सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि दो लोग एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं। अपनी बात समझाने के लिए सीन अपनी पत्नी का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि वह एक बेहद अच्छी इंसान थी और वह उनसे बहुत प्यार करते थे। फिर वह मुस्कुराते हुए बताते हैं कि कभी कभी वह सोते समय गैस भी छोड़ दिया करती थी। उनकी यह बात सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मैं और सीन दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। उसी पल हम दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है और मैं भी सीन के साथ पहले से ज्यादा सहज महसूस करने लगता हूँ। कुछ देर बाद सेशन खत्म हो जाता है। जाते जाते सीन मुझे सलाह देते हैं कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उससे खुलकर बात करूँ। मैं उनकी बातों में इतना खो जाता हूँ कि सीन को मुझे याद दिलाना पड़ता है कि हमारा सेशन खत्म हो चुका है। वह कहते हैं अब हमें यहाँ से निकलकर अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। सीन की सलाह मानकर मैं स्काइलर के कॉलेज पहुंच जाता हूँ और उसे फिर से बाहर चलने के लिए पूछता हूँ। स्काइलर कहती है कि वह मेरे साथ जाना तो चाहती है, लेकिन उसके पास हल करने के लिए एक बहुत मुश्किल अकादमिक सवाल है और उसे पूरा करने में शायद कई दिन लग जाए। मैं इंतजार नहीं कर
करना चाहता, इसलिए मैं उससे वह सवाल दिखाने के लिए कहता हूँ। सवाल देखते ही मैं उसे तुरंत हल कर देता हूँ और उसका जवाब एक नैपकिन पर लिख देता हूँ। फिर मैं मुस्कुराकर उससे कहता हूँ कि अब उसके पास मना करने का कोई बहाना नहीं बचा और उसे मेरे साथ चलना ही होगा। हमारी दूसरी डेट के दौरान स्काइलर मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन मैं उससे झूठ बोल देता हूँ और कहता हूँ कि मेरे 12 भाई हैं। स्काइलर मुझसे कहती है कि मैं अपने उन 12 भाइयों के नाम बताऊं। मैं बिना रुके एक एक करके सभी 12 नाम सही क्रम में बता देता हूं। उसे शक होता है तो वह मुझसे वही नाम दोबारा दोहराने के लिए कहती है। मैं फिर से बिना एक भी गलती किए उन्हीं नामों को उसी क्रम में दोहरा देता हूं। अब स्काइलर को यकीन हो जाता है कि मैं सच में एक जीनियस हूं। अगले थेरेपी सेशन में मैं सीन से पूछता हूं, क्या उन्हें अपनी पत्नी से मिलने का कभी पछतावा हुआ? मैं कहता हूं, उनकी मौत के बाद उन्होंने खुद को बहुत अकेला और टूटा हुआ महसूस किया होगा। जवाब में सीन मुझे बताते हैं कि उनकी पत्नी से उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। वह कहते हैं, जब उन्होंने पहली बार उसे देखा तो वह अपनी दोस्तों के साथ एक बेसबॉल मैच की टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ी थी। वो बहुत बड़ा मैच था। यह सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ कि वह सच में खुशकिस्मत थे जो उन्हें वह मैच स्टेडियम में देखने का मौका मिला। लेकिन सीन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्होंने वह मैच कभी देखा ही नहीं। उन्होंने अपने दोस्तों को वहीं छोड़ दिया और उस लड़की के साथ डेट पर चले गए। वही लड़की बाद में उनकी पत्नी बनी। मुझे यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने एक ऐतिहासिक मैच सिर्फ एक डेट के लिए छोड़ दिया। सीन बड़े सुकून से कहते हैं कि उन्हें उससे मिलने का कभी पछतावा नहीं हुआ। वह बताते हैं कि भले ही वह कुछ ही साल उनकी जिंदगी में रही, लेकिन वही साल उनकी पूरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। कुछ समय बाद स्काइलर मुझसे पूछती है कि मैंने उसे कभी अपने दोस्तों या परिवार से क्यों नहीं मिलवाया। मैं एक बार फिर अपनी जिंदगी के बारे में उससे झूठ बोल देता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए मान जाता हूँ। इसके बाद मैं, स्काइलर और मेरे दोस्त एक बार में मिलते हैं। स्काइलर को मेरे दोस्त सच में पसंद आते हैं और सभी साथ मिलकर एक अच्छा समय बिताते हैं। उसी समय प्रोफेसर जेराल्ड वहां पहुंचते हैं और सीन से मेरी प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। सीन बताते हैं कि मैं धीरे धीरे खुलकर बात करने लगा हूं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा और समय लगेगा। प्रोफेसर जेराल्ड कहते हैं कि वह मेरे लिए एक बड़े स्तर की नौकरी का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि जैसे ही मेरी मानसिक परेशानियां दूर हो जाएंगी, मैं किसी भी इंटरव्यू को आसानी से पास कर लूंगा। वह कहते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स की दुनिया में मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सीन उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या वह मेरी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं? वह कहते हैं कि जीनियस होने का मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी तय रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जाए। मेरे भविष्य का फैसला मुझे खुद करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर जेराल्ड अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उनके मुताबिक इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वह किसी भी कीमत पर मेरी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। दूसरी तरफ मुझे उस तरह की नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं होती जो प्रोफेसर जेराल्ड मेरे लिए चाहते हैं। इसलिए मैं अपनी जगह इंटरव्यू देने के लिए अपने दोस्त चकी को भेज देता हूँ। एक रात जब मैं और स्काइलर अपने भविष्य की बातें कर रहे होते हैं तो वह मुझसे पूछती है, क्या मैं उसके साथ कैलिफोर्निया चलूंगा? ये सुनते ही मैं घबरा जाता हूँ और तुरंत मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी यही है और मैं यह जगह छोड़कर नहीं जा सकता। स्काइलर मुझसे पूछती है कि जब मैं उससे प्यार करता हूँ तो फिर इस रिश्ते को पूरी तरह अपनाने से इतना डर क्यों रहा हूँ। वह यह भी कहती है कि मैंने उसे अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई। फिर स्काइलर मुझे बताती है कि उसे पता चल चुका है, मैंने 12 भाइयों वाली बात भी उससे झूठ कही थी। जब मेरा झूठ सामने आ जाता है तो मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। गुस्से में मैं स्काइलर से पूछता हूँ कि आखिर वह मेरी जिंदगी के बारे में और क्या जानना चाहती है। फिर मैं उसे सच बता देता हूँ कि मैं एक अनाथ हूँ और मुझे यह तक नहीं पता कि मेरे असली माता पिता कौन है। मैं उसे बताता हूँ कि मेरा बचपन अलग अलग फोस्टर होम्स में गुजरते हुए बीता है और उनमें से एक घर में मुझे बुरी तरह पीटा जाता था। वह लोग मेरे साथ एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक जानवर की तरह व्यवहार करते थे। यह सुनकर स्काइलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मुझसे कहती है कि अब सब ठीक है और चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन मैं उसे अपने से दूर कर देता हूँ और कहता हूँ कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। असल में मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि अगर मैंने किसी को अपने करीब आने दिया तो एक दिन वह भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। स्काइलर रोते हुए कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन मैं उससे झूठ बोल देता हूँ और कहता हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इतना कहकर मैं वहां से चला जाता हूँ और स्काइलर को अकेला और टूटे हुए दिल के साथ छोड़ देता हूँ। इसके बाद और प्रोफेसर जेराल्ड के लगातार दबाव डालने पर मैं आखिरकार नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने पहुंचता हूँ तो नौकरी पाने में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। एक थेरेपी सेशन के दौरान सीन मुझसे पूछते हैं कि मेरी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करता हूँ। मैं जवाब देता हूँ कि मुझे अपने दोस्त चकी पर भरोसा है। सीन मेरी बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि चकी मेरे लिए एक भाई जैसा है। वह बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर चकी मेरे लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है। लेकिन सीन मुझे यह भी समझाते हैं कि कोई इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ अपने दोस्तों के सहारे नहीं जी सकता। फिर वह मुझसे पूछते हैं कि आखिर मैं अपनी जिंदगी चलाने के लिए क्या करने वाला हूँ। मैं जवाब देता हूँ कि मैं दिहाड़ी मजदूर बनकर काम कर लूंगा। मैं कहता हूँ कि मुझे कंस्ट्रक्शन का काम अच्छी तरह आता है
और मैं पूरी जिंदगी यही काम कर सकता हूँ। सीन मुझे समझाते हैं कि मजदूरी का काम अब मेरी कंफर्ट जोन बन चुका है और मैं उससे बाहर निकलने से डरता हूँ। वो कहते हैं कि यही डर मुझे एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रहा है। फिर प्रोफेसर जेराल्ड की पसंद की नौकरी की बात करने के बजाय सीन मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में सच में क्या करना चाहता हूँ। मैं मजाक में कहता हूँ कि मैं भेड़ और बकरियां चराना चाहता हूँ। सीन समझ जाते हैं कि मैं गंभीर नहीं हूँ। इस बार वह थोड़ा सख्त लहजे में कहते हैं कि वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर मैं ईमानदारी से जवाब नहीं दे सकता तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं सीन पर चिल्लाने लगता हूँ, लेकिन सीन पूरी शांति से मुझसे फिर वही सवाल पूछते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में आखिर क्या करना चाहता हूँ। मैं इस बार भी चुप रहता हूँ और कोई जवाब नहीं देता। तब सीन मुझे अपने ऑफिस से जाने के लिए कह देते हैं। कैलिफोर्निया जाने से पहले मैं स्काइलर को फोन करके उससे विदा लेता हूँ। वह आखिरी बार मुझसे कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन मेरा डर मुझे उससे कुछ भी कहने नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि एक दिन मेरा दिल जरूर टूट जाएगा। अगले दिन मैं चकी से बात करते हुए कहता हूँ कि मैं कोई नौकरी नहीं करने वाला और अब स्काइलर भी मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मैं कहता हूँ कि हम दोनों कंस्ट्रक्शन का काम करते रहेंगे और इसी मोहल्ले में एक साधारण जिंदगी जी लेंगे। ये सुनकर आखिरकार चकी अपने दिल की बात कहता है। चकी मुझसे कहता है कि अगर अगले 10 साल बाद भी मैं उसे इसी जगह पर मिला तो उसका दिल टूट जाएगा। वह कहता है कि हर सुबह जब वह मुझे लेने आता है तो मन ही मन यही उम्मीद करता है कि एक दिन मैं उसे यहाँ न मिलूं। वह बताता है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करूं। उधर प्रोफेसर जेराल्ड इस बात से परेशान रहते हैं कि वह मुझे नौकरी के लिए मना नहीं पा रहे। सीन उनसे कहते हैं कि उन्हें मुझ पर इतना बड़ा फैसला थोपना नहीं चाहिए। वह बताते हैं कि मुझे अभी तक खुद भी नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी में सच में क्या चाहता हूँ। सीन ये भी कहते हैं कि मुझे लोगों के छोड़कर चले जाने का डर है, इसीलिए मैं किसी को अपने ज्यादा करीब नहीं आने देता। लेकिन प्रोफेसर जेराल्ड उनकी बात से सहमत नहीं होते। वह कहते हैं कि वह मुझे अपना भविष्य बर्बाद नहीं करने दे सकते। फिर वह सीन से पूछते हैं क्या वह चाहते हैं कि मेरा भी वही हाल हो जो उनका है। सीन बड़े शांत लहजे में जवाब देते हैं कि वह खुद को नाकामयाब नहीं मानते। वह कहते हैं कि उन्होंने यह जिंदगी अपनी मर्जी से चुनी है और वह इससे खुश हैं। उसी समय मैं कमरे में आ जाता हूँ और उन दोनों की पूरी बातचीत सुन लेता हूँ। इसके बाद प्रोफेसर जेराल्ड चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं ताकि हमारा थेरेपी सेशन शुरू हो सके। सीन मुझे एक फाइल दिखाते हैं जिसमें मेरे बचपन में हुए अत्याचार के दौरान बड़े जख्मों की तस्वीरें होती हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या उन्होंने कभी किसी बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा हुआ देखा है। जवाब में सीन बताते हैं कि उनके अपने पिता शराब के आदी थे और वह अक्सर उन्हें और उनकी माँ दोनों को मारा करते थे। यह सुनते ही मेरे बचपन की दर्दनाक यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। सीन धीरे धीरे मेरे पास आते हैं और बहुत नरमी से कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं सिर हिलाकर उनकी बात मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सीन वहीं नहीं रुकते। वह बार बार मुझसे बस एक ही बात कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। शुरुआत में मैं कहता हूँ कि मुझे समझ आ गया, लेकिन सीन फिर वही बात दोहराते हैं। वह चाहते थे कि मैं इस सच को सिर्फ सुनूं नहीं बल्कि दिल से स्वीकार करूं। धीरे धीरे मेरी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। मैं खुद को संभालने की कोशिश में सीन को हल्का सा पीछे धकेल देता हूँ, लेकिन सीन शांत आवाज में फिर कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आखिरकार मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ। मैं सीन को कसकर गले लगा लेता हूँ और फूट फूट कर रोने लगता हूँ। उसी पल सालों से अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द पहली बार बाहर निकल आता है। इसी के साथ मेरा आखिरी थेरेपी सेशन भी खत्म हो जाता है। जाते जाते मैं सीन से पूछता हूँ क्या मैं कभी फिर उनसे मिलने आ सकता हूँ। सीन मुस्कुराकर कहते हैं कि उनके दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं आखिरी बार उन्हें गले लगाता हूँ और उनसे विदा ले लेता हूँ। मेरे 21वें जन्मदिन पर मेरे दोस्त मुझे एक कार गिफ्ट करते हैं। वह कार भले ही पुरानी थी, लेकिन मेरे लिए उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं थी, क्योंकि वह मुझे उन लोगों ने दी थी जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते थे। कुछ समय बाद प्रोफेसर जेराल्ड सीन से मिलने आते हैं और उन्हें नाकामयाब कहने के लिए माफी मांगते हैं। कई सालों पुराने ये दोनों दोस्त आखिरकार फिर से एक हो जाते हैं और उनके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। सीन बताते हैं कि अब वह पूरी दुनिया घूमने का इरादा रखते हैं। मजाक करते हुए वह कहते हैं कि अब उनकी कमाई भी पहले जैसी नहीं रही। इधर जब सीन अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे होते हैं, मैं अपनी कार लेकर उनके घर पहुंचता हूं। चुपचाप उनके लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी डालता हूं और बिना किसी से मिले वहां से चला जाता हूं। अगली सुबह चकी हमेशा की तरह मुझे काम पर ले जाने के लिए मेरे घर पहुंचता है। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब वह खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मैं वहां से जा चुका हूं। चकी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि मैंने आखिरकार अपनी जिंदगी का सही रास्ता चुन लिया है। कुछ समय बाद सीन अपने लेटर बॉक्स में रखी मेरी चिट्ठी पढ़ते हैं। उसमें मैं लिखता हूँ कि मैं वह नौकरी नहीं लेने वाला जिसका इंतजाम प्रोफेसर जेराल्ड ने मेरे लिए किया था। मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ स्काइलर को ढूंढने, और इस बार उसे खोने नहीं। चिट्ठी पढ़ने के बाद सीन मुस्कुरा देते हैं और चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि यह जीनियस लड़का अब आखिरकार वही जिंदगी जीने जा रहा है जिसका वह हमेशा से हकदार था।